नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साजिद मलिक हूं। आप समाचार वाले दिख रहे हैं। हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं आपका अपना शो सवाल आम आदमी का। आज हम सवाल आम आदमी का में आपको बताएंगे कि आखिरकार श्रद्धा और आफताब वाले केस में पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है और क्या अब तक आफताब को लेकर के पुलिस का कहना है। तो हम आपको बता दें कि श्रद्धा की हत्या में आफताब को जो जिम्मेदार ठहराया गया है, उसने श्रद्धा की हत्या जो की है उसके बाद में दिल्ली पुलिस लगातार आफताब से पूछताछ करने में लगी है और उससे पूछताछ करके मालूमात किया जा रहा है कि आखिरकार उसने श्रद्धा का मर्डर कैसे किया और उसने श्रद्धा का मर्डर क्यों किया। तो इसी को लेकर के दिल्ली पुलिस ने आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया है। पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के दौरान आफताब ने लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और गुमराह करने के बाद में उसने पुलिस से कहा कि मैंने श्रद्धा का मर्डर साजिशन नहीं किया है, यानी कि जानबूझकर या प्लानिंग के तहत नहीं किया है, बल्कि उसका मर्डर मेरे से अचानक हो गया है। यानी कि उसका कहना है कि जब मैं श्रद्धा का गला दबा रहा था तो मेरा प्लान उसको मारने का नहीं था, बल्कि मेरा प्लान उसको हड करने का और डराने का था। लेकिन जब मैं उसका गला दबा रहा था तो गला दबाते वक्त मुझे याद नहीं रहा कि मैंने उसका गला कब तक दबा के रखा और जिसकी वजह से सांस रुकने से उसकी मौत हो गई। ये आफताब का पुलिस से कहना है। जब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया कि उसका कहना है कि मैंने साजिशन उसको नहीं मारा, यानी कि मैंने प्लानिंग नहीं की मर्डर करने की, बल्कि वो हत्या जो है अचानक यानी सडनली हो गई। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसको जान से मार दूं, लेकिन अचानक हो गया। जब आफताब ने दिल्ली पुलिस को ये वाली कहानी सुनाई तो दिल्ली पुलिस ने इस कहानी पर यकीन करने के बजाय उसकी छानबीन करना शुरू किया है, जो छानबीन करना बनता भी है, क्योंकि अगर पुलिस छानबीन नहीं करेगी तो अचानक और साजिशन हत्या में बड़ा फर्क हो जाता है। अचानक की हत्या और साजिशन की हत्या में फ़र्क क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अचानक करी हत्या में और साजिशन की हत्या में कितना फ़र्क होता है। और आखिरकार आफताब हत्या तो कबूल कर रहा है कि उसका कहना है कि मैंने हत्या की है श्रद्धा का मैंने मर्डर तो किया है, लेकिन मैंने साजिशन नहीं की, बल्कि मैंने उसकी जो हत्या की है वो मेरे से अचानक हो गई है। अब इसको लेकर के आखिरकार आफताब लगातार ये वाली बात क्यों कह रहा है कि मैंने मर्डर तो किया है लेकिन मैंने अचानक की है, उसकी भी रीज़न हम आपको बता रहे हैं। हम आपको पहले एग्जांपल के तौर पर अगर बताएं तो मैं आपको बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं और कॉमेडियन भी रह चुके हैं, इसके अलावा वो सांसद भी हैं और कांग्रेस के वो पंजाब के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू का एक मामला है, जब नवजोत सिंह सिद्धू एक बार मैच खेलने के दौरान उनके एक समर्थक से उनकी बहस हो गई थी। बहस के दौरान दोनों में हाथापाई हुई थी, जिसमें कि सिद्धू ने उसको समर्थक को एक जब थप्पड़ मार देता, थप्पड़ मारने के बाद में उस समर्थक को हॉस्पिटल लेके जाया गया। जब हॉस्पिटल लेके गए उसको, तो ले जाने के बाद में उस समर्थक की मौत हो गई थी। जब उसकी मौत हो गई तो नवजोत सिंह सिद्धू पर मर्डर का इल्ज़ाम नहीं लगा था, बल्कि उन्होंने कहा था कि मैंने जानबूझ करके, यानी कि मैंने उस साजिशन उसको थप्पड़ मार करके मौत के घाट नहीं उतारा है, यानी कि मेरा कोई भी प्लान नहीं था इसको साजिशन या इसको जान से मारने का, बल्कि ये एक अचानक और सडनली हुआ इंसिडेंट था। उसका कहना था कि मैं उसको मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन सडनली जब मैंने उसको थप्पड़ मारा और मारने के बाद में उसको जब अटैक पड़ा, अटैक के बाद में हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई थी। इसकी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू पर मर्डर का केस नहीं लगा था, बल्कि उनको अब जाकर के 1 साल की सजा सुनाई गई है। तो उसी को लेकर के जब आफताब पूनावाला लगातार पुलिस के सामने दिल्ली पुलिस से कह रहा है कि मैंने उसको साजिशन नहीं मारा है, तो आफताब पूनावाला खुद इतना शातिर किस्म का आदमी है कि उसने 6 महीने में पूरी प्लानिंग कर ली। श्रद्धा का मर्डर हुआ और श्रद्धा के मर्डर होने के बाद में उसके पास तकरीबन 6 महीने का वक्त था और 6 महीने के वक्त में वो लगातार ये सोचता रहा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं किस तरीके से अपना बचाव कर सकता हूं। लेकिन जब वो पुलिस के सामने कह रहा है कि अचानक मौत हुई है, लेकिन साजिशन मैंने मौत नहीं की, लेकिन जब हमने इसकी बात करनी सोची और तहकीकात की और हमें लगा कि इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करें, तो हम आपको बता दें कि ये हत्या साजिशन ही लगती है, बल्कि अचानक नहीं लगती। अब आपको लगेगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ईद के दिन यानी कि 3 मई को इसी साल जब ईद का दिन था, तो आफताब ने श्रद्धा से कहा कि हम कहीं पर घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि श्रद्धा लगातार आफताब पर शादी के लिए प्रेशराइज को कर रहे थे, उसको प्रेशर डाल रही थी कि वो शादी कर ले, क्योंकि आफताब की फैमिली के लोग भी शादी करने को तैयार थे, लेकिन कहीं ना कहीं आफताब श्रद्धा से शादी करने को तैयार नहीं था और वो श्रद्धा को छोड़ने को भी तैयार नहीं था।
उसके पीछे की भी वजह है, क्योंकि कहते हैं कि मेल ईगो एक कुछ चीज़ होती है। मेल ईगो के तहत ये होता है कि जब आदमी किसी से अपने रिलेशन में रहता है या किसी को अपने रिलेशन में रखता है, तो जब उसको छोड़ देता है या छोड़ने की कोशिश करता है, तो वो उसको लगता है कि जब लड़की किसी और के साथ रिलेशन में आ जाएगी या अफेयर में आ जाएगी, तो उसको लेकर के इस बात का आदमी को बहुत हर्ट होता है, जो अपने आप में मेल ईगो कहलाती है। और वही मेल ईगो आफताब पूनावाला के अंदर भी पनप रही थी। तो उसको लगता था कि अगर मैंने श्रद्धा को छोड़ दिया तो श्रद्धा जो है कहीं और जाकर के रिलेशन में आ जाएगी या शादी कर लेगी। तो इसके तहत वो श्रद्धा को छोड़ना भी नहीं चाहता था और श्रद्धा से शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि मैं श्रद्धा को अपने साथ रखूं, लेकिन उससे शादी नहीं करूं। लेकिन जब श्रद्धा लगातार उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगी शादी को लेकर के, तो अब आफताब का शातिर दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर मैं इसके साथ रह नहीं सकता और इसको किसी और का होने नहीं दूंगा, तो क्यों ना मैं श्रद्धा का मर्डर या उसकी हत्या कर दूं। और यही किया उसने बाकायदा पूरी प्लानिंग की, और प्लानिंग के तहत ही उसने ईद वाले दिन 3 मई को उसने श्रद्धा से कहा कि हम कहीं घूमने चलते हैं। श्रद्धा जो कि घूमने की बहुत शौकीन थी, वो राजी हो गई और वो घूमने के लिए आफताब के साथ चलने को तैयार हो गई। जब उन्होंने प्लान किया तो आफताब ने उससे कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर घूमने के लिए चलेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर जब वो उसको लेकर जा रहा था, तो श्रद्धा उसकी चालाकियों से और उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसको लेकर के सबसे अनजान थी। लेकिन आफताब पहले ही प्लानिंग कर चुका था। आफताब चाहता था कि मैं उसको हिमाचल लेकर ले जा करके घूमने के बहाने से कहीं किसी पहाड़ी से इसको फेंक दूंगा, और इसको मर्डर भी मेरे ऊपर नहीं आएगा बल्कि एक हादसा कहलाएगा, और हादसे के तहत मैं श्रद्धा छुटकारा पा लूंगा और श्रद्धा को भी किसी और का होने नहीं दूंगा और मैं भी उससे शादी करने से बच जाऊंगा। लेकिन जब आफताब उसको लेकर हिमाचल गया और हिमाचल में जब वो श्रद्धा को घुमा रहा था, तो वो लगातार ये कोशिश कर रहा था और ये प्लानिंग कर रहा था कि वो श्रद्धा का मर्डर कैसे करे। लेकिन कई सारी कोशिशों के बावजूद भी वो उसका वहाँ पर मर्डर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब वो घूमने कहीं जाते थे, यानी किसी पहाड़ी एरिया में घूमने जाते थे या कहीं किसी खाई के आसपास घूमने जाते थे, वहाँ पहले से ही काफ़ी सारे सैलानी घूम रहे होते थे। जो वहाँ टूरिस्ट आते हैं वो टूरिस्ट भी वहाँ रहते थे, और उन टूरिस्ट के सामने वो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे पा रहा था। जब वो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे पा रहा था, तो उसके बाद में उसने कोशिश की कि शायद मैं एक आध बार होटल के अंदर उसकी मर्डर कर सकूं। लेकिन आफताब होटल के अंदर भी पूरी तरह से अपनी प्लानिंग को पूरा नहीं कर पा रहा था। जब आफताब हिमाचल प्रदेश के दोस्त में रह रहा था, तब उसकी मुलाकात वहाँ एक शख्स से होती है जिसका नाम बद्री है। बद्री दिल्ली का रहने वाला है, और जब आफताब को पता लगता है कि वो दिल्ली से रहता है, तो उनकी आपस में दोस्ती भी हो जाती है। बातों में बद्री उसको बताता है कि मेहरौली में, यानी दिल्ली के मेहरौली में आसपास बहुत ही जंगल है, यानी कई किलोमीटर के एरिया में जंगल है। जब आफताब को ये वाली बात मालूम पड़ती है कि दिल्ली के आसपास, मेहरौली के आसपास के एरिया में सिर्फ जंगल ही जंगल है, तो उसके दिमाग में फिर से एक शातिर आइडिया जन्म ले लेता है। उसको लगता है कि क्यों नहीं, जिस काम को मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर अंजाम नहीं दे पा रहा हूँ, उसको दिल्ली जाकर के अंजाम दिया जाए। तो इसी के तहत वो फिर से प्लानिंग करना शुरू कर देता है, और इसी प्लानिंग के तहत वो श्रद्धा से कहता है कि हम अभी वापस मुंबई नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम अब घूमने के लिए दिल्ली चलते हैं। घूमने की शौकीन श्रद्धा फिर से उसकी बातों में आ जाती है और वो दिल्ली चलने को तैयार हो जाती है। जब आफताब दिल्ली और श्रद्धा को लेकर के आता है, तब वो यहाँ आने के बाद में सीधी प्लानिंग करनी शुरू कर देता है। वो मेहरौली के आसपास के जंगलों को छानबीन करनी शुरू कर देता है, उनकी रैकी करनी शुरू कर देता है। उसी के तहत वो आसपास जितना जंगल से आसपास का एरिया होता है, वहाँ पर रहने की कोशिश करना शुरू करता है। तो वो वहाँ पर अपने दोस्त बद्री की मदद से छतरपुर में एक मकान किराए पर ले लेता है। वो मकान जो जंगल से तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर होता है, वो डेली रात को निकलता था, और डेली रात को निकलने के बाद में रैकी करता था, और वो देखता था कि जंगल का माहौल क्या है और आसपास का माहौल क्या है, कि किस तरीके से वो रात को जा सकता है और रात को टुकड़ों को लेकर के उसको काट करके फेंक सकता है। यानी कि अगर हम बात करें कि ये अचानक हुआ था, तो ये सब अचानक नहीं हो सकता है, बल्कि एक प्री प्लानिंग है। उसी के तहत ही उसने उसका मर्डर किया। जब आफताब दिल्ली आ गया, और दिल्ली आने के बाद में उसने जो मकान लिया, वो मुश्किल से 10 मिनट की जंगल से उसकी दूरी थी, और उसी दूरी को तय करके वो जाता था, रात में रैकी करता था और पूरी मालूमात भी करने की कोशिश करता था।
तो अगर जिस तरह से आफताब कह रहा है कि ये अचानक मौत है, अचानक मौत का मतलब है कि उसको मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 साल की सजा मिलेगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सजा उसको नहीं मिल सकती है जो मर्डर केस में मिलती है। मर्डर में केस में कम से कम इस तरह के अपराध पर अपराधी को 302 के तहत उम्र कैद की सजा कम से कम मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फांसी की सजा होती है। तो इसी से बचने के लिए जो 6 महीने आफताब के पास थे, आफताब ने दुनिया भर की चीज़ों की रैकी करना शुरू कर दिया। उसने चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, क्योंकि शातिर दिमाग का आफताब बहुत ही पढ़ा लिखा भी है और फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है और वो बहुत ही शातिर दिमाग का है। तो इसी के तहत उसने खूब सारी प्लानिंग भी कर ली। लेकिन श्रद्धा जो आफताब से इतनी मोहब्बत करती थी, जिसको लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश घूमने के बाद में वो दिल्ली घूमने जा रही है, उसको नहीं पता था कि आफताब पूनावाला के शातिर दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसी को लेकर के वो लगातार जो पुलिस को उलझा रहा था, दिल्ली पुलिस को, वो कह रहा था कि मैंने उसको मारा जो है वो प्लानिंग के तहत नहीं मारा है, बल्कि वो इत्तेफाकन है, यानी कि इत्तेफाक से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन जिस तरीके की प्लानिंग उसने की थी, पहले मुंबई से हिमाचल जाकर के उसको मारने की प्लानिंग, फिर हिमाचल में जब अपने काम को अंजाम नहीं दे पाया तो वापस दिल्ली आया, दिल्ली आकर के उसने कमरा किराए पर लिया। घर किराए पर लेने के बाद में उसने रैकी करना शुरू किया, जंगल का माहौल देखा, जंगल के हालात देखे और उसके बाद में फिर उसने श्रद्धा को मार दिया। और उसको मारने के बाद में उसने उसके टुकड़े करके तब उनको फेंकना शुरू किया। और इसकी प्लानिंग देखिए, जब उसने टुकड़े करने के बाद में, टुकड़े करने से पहले उसने बाकायदा फ्रीज खरीदा। फ्रीज खरीदने के बाद में उसने उसको काटने के लिए आरी खरीदी, पॉलीथीन खरीदी, उन सबको इकट्ठा करके उसने बाकायदा अपने घर के अंदर रखा। उनमें से टुकड़े करके श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रीज के अंदर रखा, फिर उनको फेंकने की कोशिश की। तो आप में ही एक सोची समझी साजिश के तहत है, ना कि इत्तेफाकन है। तो जो वो पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रहा है कि इत्तेफाक से हुआ है, वो इत्तेफाकन तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक सोची समझी साजिश के तहत जरूर हुआ है। और आपको लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मुंबई जाने की बजाय वो श्रद्धा को लेकर के दिल्ली लेकर आया और दिल्ली में लाकर ही क्यों मारा, क्योंकि मुंबई शहर जो है वो अपने आप में इतना बिजी शहर है कि वहां पर इस तरह की चीजों को, यानी कि टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए वो नहीं कर पाता, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला एरिया है मुंबई। लेकिन दिल्ली के अंदर जो एरिया को उसने मेहरौली के छतरपुर को चुना था, वो एरिया जंगल से भरा है, क्योंकि वो दिल्ली का लास्ट बॉर्डर है। उसके बाद में दूसरी स्टेट शुरू हो जाता है और वहां के आसपास का जो एरिया है वो ज्यादातर जंगल से घिरा हुआ है। तो उसी के तहत उसने पूरी प्लानिंग की। अब आप सोचिए कि कोई शख्स अगर पूरी प्लानिंग करके किसी को मार रहा है तो वो मौत साजिशन होगी या फिर इत्तेफाकन होगी, यानी कि अचानक होगी। तो जिस तरीके की वो पुलिस के सामने, दिल्ली पुलिस के सामने झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, आफताब के ऊपर कार्रवाई भी करने की कोशिश कर रही है। अभी लगातार हम कुछ लोग चीज़ें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लोग भी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आफताब का मजहब क्या है, यानी कि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आफताब मुस्लिम है या फिर वो पारसी है। क्योंकि इस तरह के सवाल लगातार लोगों के जहन में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आफताब जो है वो पारसी समुदाय से है, ना कि वो मुस्लिम समुदाय से। लेकिन हम ये आपको एक चीज़ और बता दें कि कातिल का कोई मजहब नहीं होता है। कातिल कातिल होता है। एक रेपिस्ट जब रेप करता है तो वो उसका कोई मजहब नहीं होता है। एक मर्डरर जब एक मर्डर करता है तो उसका कोई मजहब नहीं होता है, बल्कि वो कातिल होता है और रेपिस्ट होता है, जिसकी सज़ा जो है, जो हमारे कानून में दी जाती है, उसको वो सज़ा मिलनी बनती है। लेकिन लोगों के सवाल जो है कि क्या आफताब पूनावाला, जिसके नाम को पूनावाला को लेकर के लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि क्या वो मुस्लिम है या वो पारसी है। तो इसके लेकर के हम आपको अपने अगली वीडियो में बताएंगे कि आफताब पूनावाला किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, क्या वो मुस्लिम है या फिर वो पारसी है। हम आपको इसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन तब तक हम आपको बता दें कि ये जो घटना है वो बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है। इसलिए हमारी और भी खबरों को और इस तरह की चीज़ों को हम आपको दिखाते रहेंगे, इस तरह का शो हम आपके सामने लाते रहेंगे। उसको देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए